जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माने राहुल गांधी की। राहुल गांधी तो एक मतलब क्या कहूँ उनके ऊपर, वो तो एक आवारा किस्म के आदमी है और आवारा गर्दी ही उनके राजनीतिक जीवन में अगर हम लोग देखें तो माने हैकड़ी, आवारा गर्दी, यही सब उनके राजनीति में भरी हुई है। और जबरदस्ती बात बात पर आक्रोशित होना, जबरदस्ती किसी से भिड़ जाना, आंखें लाल करके दिखाना, यही सब उन्होंने शुरू से अभी तक किया है। और कल इन्होंने सांसदों को संसद भवन में धक्का दिया। मैं आज इसके ऊपर, ये तो हमारा थंबनेल है, मैं इसके ऊपर अभी टाइटल भी बोल रहा हूं कि राहुल गांधी ने केवल सांसदों को, दो सांसदों को धक्का नहीं दिया, वो कांग्रेस को वास्तव में देखा जाए तो धक्का दे रहे हैं और धक्का खा रही है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस के हेल्म ऑफ अफेयर्स में आए हैं, अर्थात सर्वोच्च कर्ता बने हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब से राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस भारत में सिकुड़ती जा रही है, संकुचित होती जा रही है और आगे और धक्के खाएगी। ये जो सांसदों को धक्का देना राहुल गांधी के द्वारा जो हुआ है, वो अब कांग्रेस को भारत की जनता धक्का देगी, अभी भी दे रही है और अब ज्यादा जोर से देगी। मतलब अब कांग्रेस को, मेरे को लग रहा है, किसी जमाने में आज से करीब 8-10 साल पहले राहुल गांधी के माने कांग्रेस के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि हम चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। और अब कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। धीरे 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 मेरे को लग रहा है कि 2025 अब आने वाला है, 2025 या 26 तक भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा इन राहुल गांधी के हरकतों के चलते, राहुल गांधी की ओछी गंदी हरकतों के चलते। जैसा इन्होंने कल संसद भवन में दो सांसदों को धक्का दिया है, वैसे भारत की जनता अब इनको धक्के मारेगी, इनको मारेगी अर्थात कांग्रेस को मारेगी। और कांग्रेस मुक्त भारत जब होगा तो सारे काले बादल भारत के गणतंत्र पर जो छाए हैं वो सारे के सारे छंट जाएंगे और भारत तीव्र गति से अपनी विकास की रफ्तार पकड़ पाएगा। अब मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ कल ये तो एक्चुअली, ये कल से मैं देख रहा हूं, कोई भी भारत के जितने भी टीवी चैनल हैं या आज भी प्रिंट मीडिया में मैं आज भी देख रहा था, किसी ने भी एक बात का उल्लेख नहीं किया। मैं आज उस बात का भी उल्लेख करने जा रहा हूं। 2012 में हमारे देश में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे और वो तो उसमें जो उसके जो चेयरमैन थे सुरेश कलमाडी, जो पुणे के एमपी थे, कांग्रेस के ही थे, और उन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया। बारंबार ये बात पार्लियामेंट में भी आई है, बाहर भी पब्लिक मीटिंग में भी आई है, कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। उस कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बॉक्सिंग इवेंट भी था, क्योंकि ये जितने भी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, ये सब में बॉक्सिंग इवेंट भी होता है। और ये महाशय बॉक्सिंग के अंदर में अपने को एक्सपर्टाइज मानते हैं कि ये हमारा एक्सपर्टाइज है बॉक्सिंग। राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं। उस बॉक्सिंग इवेंट को, वहां पर तो नाना तरह के इवेंट्स होते थे, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग, एथलेट्स, क्या क्या नहीं होते थे, बहुत तरह के इवेंट्स होते थे। लेकिन राहुल गांधी, मैं उस समय पूरा टीवी में रोज देखता था कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे अच्छे तरह से याद है। राहुल गांधी वहां रोज बॉक्सिंग इवेंट्स को ही देखने जाते थे और खास तौर पर भारत के बॉक्सिंग इवेंट्स को। और इनके उस समय एक गुरु हुआ करते थे जो इंडियन बॉक्सिंग टीम के भी कोच थे। मतलब राहुल गांधी के जो कोच, राहुल गांधी के जो गुरु थे, वो भारतीय बॉक्सिंग टीम के भी गुरु थे। वो मुझे कैसे मालूम हुआ कि उन्होंने बॉक्सिंग इवेंट के बाद
एक इंटरव्यू में बोला कि राहुल गांधी माने जिस पत्रकार ने उनका इंटरव्यू किया था उनको शायद मालूम था कि राहुल गांधी इनके शिष्य हैं, तो पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि आपके शिष्य तो यहाँ रोज आते हैं बॉक्सिंग इवेंट देखने के लिए, भारत के बॉक्सिंग इवेंट्स को देखने के लिए, और आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई क्या? तो उन्होंने बोला कि भाई राहुल गांधी को ठीक है, वो मैंने उनको शिष्यत्व दिया है, उनके वहां पर जाकर उनको ट्रेनिंग दी है, कोचिंग दी है बॉक्सिंग की, और वो बॉक्सिंग में अच्छे अच्छे खासे खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनके कोच के द्वारा, मैं बोल रहा हूँ आज से 2012 के समय, अभी 2024 खत्म होने में आ गया, 12 साल के पहले इनके कोच ने इनको सर्टिफिकेट दिया था कि ये अच्छे बॉक्सिंग खिलाड़ी हो गए। लेकिन उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया कि ये बड़े आदमी हैं, ये जब भी आते हैं तो वीवीआईपी बॉक्स में बैठते हैं और इवेंट्स देख के तुरंत वापस चले जाते हैं, और हम तो भैया मतलब जो भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ में हमको रहना पड़ता है, इनसे काफी दूरी पर रहना पड़ता है। ये जब चाहते तो हमको बुला सकते थे अपने पास भी, या अंदर में खिलाड़ी लोगों से भी मिलने आ सकते थे, लेकिन ये कभी भारत के किसी भी बॉक्सिंग खिलाड़ी से मिलने नहीं आए। अगर मिलने जाते तो कोच से भी मुलाकात हो जाती, गुरुजी से मुलाकात हो जाती, गुरुजी से भी मुलाकात नहीं हुई, खिलाड़ियों से मुलाकात नहीं हुई। वो आते अपने वीवीआईपी बॉक्सिंग इवेंट्स देखते, वीवीआईपी बॉक्स में बैठ के, और तुरंत वापस चले जाते। और गुरु ने अफसोस जाहिर किया कि चेले से अर्थात राहुल गांधी से उनकी बॉक्सिंग इवेंट्स के दरमियान कभी मुलाकात नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई ना, गुरु चाहते तो मुलाकात हो जाती, गुरु ने चाहा ही नहीं, गुरु से चेले ने चाहा ही नहीं गुरु से मिलने के लिए, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। गुरु की तो हैसियत नहीं है चेले के पास जाने की उस समय, लेकिन चेले की तो हैसियत थी बुलाने के लिए या जाने के लिए। उन्होंने, राहुल गांधी ने कभी अपने गुरु को वो सम्मान भी नहीं दिया, और ना ही उनसे वहां पर मिला, क्योंकि मिलते अगर तो वो मीडिया में आ जाता कि भाई ये गुरु है, ऐसा है वैसा है, सारी बातें आ जाती, तो हो सकता है कि इनको थोड़ा हल्कापन महसूस होता है राहुल गांधी को, और गुरु की भी थोड़ी मान सम्मान बढ़ जाती, तो ये इनको लगा होगा राहुल गांधी को कि मेरे मान सम्मान में थोड़ी कमी आ जाएगी, मैं अगर सार्वजनिक रूप से इनसे अगर मिलता हूं और इनको प्रणाम अगर करता हूं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में गुरु को देखने पर जो नमस्कार की, प्रणाम की, उनके पांव छूने की, जो पांव स्पर्श करने की जो परंपरा है, ये तो इनको मालूम ही नहीं। ये तो माने समझिए क्या है, इटाली मदर से ये पैदा हुए हैं, और इनकी कोई भारतीय संस्कृति तो है ही नहीं। इनके बारे में मैं ज्यादा और बोलूंगा नहीं। कल के मामले पे मैं आता हूं। कल जो इन्होंने एरोगेंसी दिखा के, बड़े एरोगेंट होकर, कल जो पार्लियामेंट भवन में जब वो प्रवेश कर रहे थे, और आजकल तो वो एक डेली इवेंट्स हो गया है कि वहां पर सब पार्लियामेंट के भवन के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर, पार्लियामेंट प्रीमिसेस में किसी भी मुद्दे को लेकर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी वाले एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, तख्तियां लेकर चलते रहते। वो आजकल डेली इवेंट्स हो गया। वैसे भी कल भी था वही इवेंट, लेकिन उस इवेंट में भी मकर ध्वज द्वार से जाने के टाइम में वहां सिक्योरिटी लोगों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था भी करती थी कि भाई अपोजिशन के जो एमपी हैं वो लोग आराम से जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने वो आराम से जाने का रास्ता नहीं चुना। इन्होंने जानबूझकर वहां पर जो खड़े थे भाजपा के एमपी, उनको जानबूझकर, एक यूपी के एमपी थे, उनको जानबूझकर धक्का दिया, और वो गिर पड़े। बालेश्वर के जो उड़ीसा के जो प्रताप षडंगी जो एमपी है, बुजुर्ग है, 70 साल के बूढ़े हैं, उनके ऊपर वो गिर पड़े, और दोनों को गंभीर चोटें आई, और दोनों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो पार्लियामेंट के पास में है, दोनों को वहां एडमिट कराए, और एक की हालत तो आईसीयू में है, एडमिट है अभी भी, जो हमारे पास खबर आई है। बात यह है कि आज फिर ओम बिरला जो स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने एक व्यवस्था दी है कि कोई भी आदमी पार्लियामेंट हाउस के अंदर में और तख्तियां लेकर स्लोगनबाजी दरवाजे के पास में कोई नहीं करेगा। ये सब कोई दुर्घटना घटना होती है तभी तो व्यवस्था दी जाती है। चलो ठीक है, भविष्य में मेरे ख्याल से सारे सांसद इसके ऊपर सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कल ओछी हरकत की है, विशेषकर ये जो बूढ़े सांसद है हमारे उड़ीसा के प्रताप षडंगी, बहुत ही आज भी बड़े ही माने गरीबी अवस्था में है। उनका घर जो है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, उनका जो घर है सोरो के एरिया में उनका घर है, वो आज भी छप्पर घर है, मतलब फूस का घर है आज भी।
और आज भी उनके घर में कोई सुख सुविधा साधन नहीं है, कुंवारे हैं। और ये जब पहली बार, ये तो अभी दूसरी बार सांसद बने, जब पहली बार सांसद बने थे उस समय जो इनका भाषण हुआ था, 6-7 भाषा में भाषण दिए थे। बहुत बड़े विद्वान हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में, उड़िया में, संस्कृत में और फ्रेंच में, ऐसे ही 6-7 भाषा में इन्होंने भाषण दिया था। सारे के सारे मीडिया ने इतना मतलब अचरज भरा कि एक उड़ीसा के एक सांसद 6-7 भाषा में और लगातार नॉन स्टॉप टॉकिंग, नॉन स्टॉप स्पीकिंग की है ये। तो उसी दिन से ये पूरा भारत के मीडिया के लाइमलाइट में भी आ गए थे और उस समय मीडिया वालों ने इनका नामकरण भी दिया था, ये उड़ीसा के मोदी हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी भारत के मोदी हैं, ये उड़ीसा के मोदी हैं। बहुत ही गरीबी हालत से ये उठे हैं। सांसद भवन, पहले उड़ीसा में एमएलए भी थे, अभी सांसद है। कुछ महीनों के लिए वो मंत्री भी बने थे नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में। एनीहाउ, तो मतलब दुख यहाँ लगता है कि कल फिर ये सब घटना घटने के बाद जब इनको प्रताप षडंगी को चोटें आई और उनके माथे से खून टपकने लगा, तो तुरंत उनको फर्स्ट एड जो संसद भवन में उपलब्ध था वो सब दिया गया, व्हील चेयर पर बिठाया गया। उस समय भाजपा के कुछ सांसदों ने इनको, राहुल गांधी को बुला के प्रताप षडंगी के हालत दिखाए कि देखिए आपने कैसे धक्का मार के ये क्या हालत किया। तो भी देखिए इतना एरोगेंट है ये राहुल गांधी और इनका रवैया इतना आक्रामक है। वहां जाके प्रताप षडंगी से पुल में 4-5 फुट की दूरी पर खड़े रहे, एक बार भी इन्होंने सॉरी नहीं बोला प्रताप षडंगी को। मतलब इतनी एरोगेंट, ये एरोगेंसी जो है मेरे ख्याल से भारतीय जो 100% जो भारतीय होगा उसमें किसी में ये एरोगेंसी आएगी नहीं। ठीक है, भूल से भूल हो जाती है, सबसे होती है, लेकिन अगर भूल होकर अगर एक बंदा भूल मांग लेता है तो उसका भूल भी माफ करने लायक होता है। किंतु तो वहां जाके भी कुछ भी सॉरी भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले बुजुर्ग सांसद के सामने। तो इससे इनका साफ साफ एरोगेंसी मालूम होता है। लेकिन बहुत अच्छा काम, कल मैं बोलूंगा कि अच्छा काम किए हैं जो सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसु स्वराज, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी है, और ये जो अनुराग ठाकुर, ये भी सीनियर पहले मंत्री भी थे, अभी सीनियर सांसद है। इन दोनों ने जाके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर दर्ज भी हुई है। गैर, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर इरादतन हत्या का केस इनके ऊपर दर्ज हुआ है। गैर इरादतन हत्या, जो आज पहले तो आईपीसी की धारा में वो सब होता था, अटेम्प्ट टू मर्डर या ऐसे ही, मतलब इन्हीं सब धाराओं में केस दर्ज होता था। अब तो वो धारा रही नहीं, नई धारा आ गई है। वो नई धारा मुझे अभी याद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं। गैर इरादतन हत्या का केस राहुल गांधी पर दर्ज हो गया है एफआईआर के माध्यम से कल रात को। अब मैं दूसरे सीन की बात बता रहा हूं। इन्होंने खड़गे जी को भी कोई गिराए हैं भाजपा सांसद, ऐसा करके काउंटर एफआईआर भी दिए। भारत की जो न्याय प्रणाली है, जो न्यायिक व्यवस्था है, जो पुलिस या व्यवस्था है, उसमें साफ साफ उसमें स्पष्टतया मालूम होता है कि जो फर्स्ट एफआईआर जो होता है वो विक्टिम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। सेकंड एफआईआर जो होता है वो काउंटर एफआईआर माना जाता है, वो आफ्टर थॉट्स माना जाता है, अर्थात जो क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है उसी को माना जाता है। और सारे अभी तो जितनी भी मीडिया हाउस है, सारे के सारे चैनलों में भी के सामने राहुल गांधी अपना ओछापन, छुछुरापन दिखा चुके हैं कल। अब मैं इनको एक और बात बताऊं कि कल एक महिला सांसद जो है राज्यसभा में नागालैंड की, वो आदिवासी महिला है, उन्होंने भी इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि कल नाराबाजी करते हुए, कल इनके हरकतों से वो मतलब एरोगेंसी दिखाते हुए वो कल उनके मतलब नागालैंड के जो महिला सांसद हैं उनके एकदम नजदीक आ गए थे, मतलब बॉडी से बॉडी टच होने वाली थी, इतने नजदीक वो आ गए थे राहुल गांधी। इसके ऊपर उन्होंने कंप्लेन लेटर भी दिया है। राज्यसभा के जो चेयरमैन है, वो जो हमारे उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उनको चिट्ठी भी लिखा है कि इनकी अभद्रता देखिए, ये मेरे एकदम बॉडी के नजदीक आ गए थे, एक तरह से सटने वाले थे, ऐसा एरोगेंसी का आरोप उन्होंने अपने चिट्ठी के माध्यम से लिखा है राज्यसभा के चेयरमैन पर। अगर मैं बताऊं, यही बात मतलब यही एक ही आरोप अब राहुल गांधी पर बाकी है कि महिला से छेड़छाड़ या महिला से बदतमीजी,
बदतमीजी तो ये किए ही है, बोले भी है उनको, लेकिन छेड़छाड़ नहीं किए। बस यही एक आरोप बाकी है, नहीं तो सारा आरोप तो ये कर चुके हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था के अनुसार जो दंडनीय अपराध है, सारे घृणित कार्य राहुल गांधी ने अभी तक कर दिया है। मैं अब बताऊं, जैसे सारे मोदी चोर हैं जो बोले राहुल गांधी, तो उस केस में तो इनको सजा हो गई है, इनके ऊपर 2 या 3 साल की सजा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट नीचे लोअर कोर्ट में भी, गुजरात के अंदर में लोअर कोर्ट ने भी इनको सजा दी, सूरत कोर्ट ने, फिर गुजरात हाईकोर्ट ने भी 3 साल की सजा हुई है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी सजा को कायम रखा। तत्पश्चात इनके लोकसभा की मेंबरशिप भी रद्द कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है, इसके लिए ये अभी तक सांसद बने हुए हैं, अन्यथा तो ये मतलब सांसद के लिए खड़े भी नहीं होते और 3 साल की सजा अभी तक तिहाड़ जेल में काटते रहते हैं। ये तो मैंने एक बात बताई। दूसरी बात कि वीर सावरकर जो है उन्होंने गद्दारी की है, माफी मांगने लायक, मतलब बारंबार वीर सावरकर गद्दार है, जबकि वो देखा जाए तो भारत के बहुत बड़े सपूत रहे हैं और हिंदुओं के बहुत बड़े मतलब चाहने वाले थे, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे बड़ा बीड़ा उन्होंने ही उठाया था। और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानियों में नेताजी सुभाष बोस और वीर सावरकर का नाम सर्वोच्च शिखर पर दिया जाता है। उन वीर सावरकर को इन्होंने बारंबार गद्दार बोल के बुलाया, और वीर सावरकर के पोते ने इनके ऊपर महाराष्ट्र कोर्ट में केस दायर किया है, मानानी का। ये एक मानानी का हुआ, सारे मोदी चोर हैं वो केस मैंने आपको बताया। ये जो नेशनल हेराल्ड का जो केस है, उसमें भ्रष्टाचार करोड़ों रुपया का, करोड़ों अरबों रुपया का माँ बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, और दोनों के दोनों करीब 5-6 साल हो गया बेल के ऊपर घूम रहे हैं, जमानत पर है, सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी भी। मतलब वो एक क्रिमिनल केस है, सारे मोदी चोर है वो क्रिमिनल केस है, ये जो वीर सावरकर का जो वो मानानी का केस, वो भी एक क्रिमिनल केस है, और कल जो हुआ गैर इरादतन हत्या का जो केस बना है वो भी क्रिमिनल केस है। बस इनके ऊपर एक ही केस लगना बाकी था, वो महिला से अगर और ज्यादा मतलब बदतमीजी करते या कुछ भी करते, मैं मेरा मुंह से बोलूंगा नहीं, वो एक केस और बाकी था। बाकी वैसे भी इनकी अब क्या है, हिस्ट्री सीट जो है, क्रिमिनल हिस्ट्री सीट, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्रिमिनल हिस्ट्री सीट ऑफ राहुल गांधी अब धीरे धीरे बहुत बड़ी लंबी होती जा रही है। अब जो मतलब हिस्ट्री सीटर जो शब्द है इंग्लिश में बोला जाता है, बाहुबली जिसको हिंदी में बोलते हैं या हाँ बाहुबली बोलिए, जिसको क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर जो है वो अब राहुल गांधी बन गए हैं। अब देखिए आगे इनका भविष्य तो चौपट दिख रहा है, इनकी हरकतों के से कांग्रेस का भी भविष्य भारत में चौपट दिख रहा है। आज के अंक में इतना ही, अगले फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।